नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरी ओर एक आदमी दुनिया की जानी मानी कंपनी रावत अंपायर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर एक मीटिंग अटेंड कर रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि रावत खानदान का एक लौता वारिस है, जिसका नाम है हर्षवर्धन रावत। देखने से वह तकरीबन 30-12 साल का होगा, जिसकी पर्सनैलिटी देखने से किसी महाराजा जैसी लग रही थी, जिसके सामने बड़े बड़े बिजनेसमैन को खड़े होने में डर लगता था। वह अपनी मीटिंग खत्म करके वापस अपने केबिन में आता है। थोड़ी ही देर में हर्षवर्धन के ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ी उम्र की औरत, जिसने एक काफी खूबसूरत सिल्क की साड़ी पहन रखी थी और जिसने काफी महंगे गहने पहनकर रखे थे और जिसकी पर्सनैलिटी किसी रानी जैसी थी और जिसके सामने किसी की भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं होती थी। उसी के साथ एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसे एक छोटी सी वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। उस औरत का नाम मीनल रावत था और वह हर्षवर्धन रावत की दादी थी, जिसे प्यार से लोग मीनल देवी कहकर भी बुलाते थे। हर्षवर्धन रावत किसी के सामने भी मजबूर नहीं होता था, लेकिन वह सिर्फ अपनी दादी के सामने मजबूर होता था। उसकी दादी काफी सालों से चाह रही थी कि हर्षवर्धन शादी कर ले, लेकिन हर्षवर्धन शादी करना नहीं चाहता था। लेकिन 2 दिन पहले हर्षवर्धन को एक मीटिंग के लिए एक बार में जाना पड़ा था और वहां पर वो एक एक्ट्रेस जबरदस्ती उस पर चल रही थी और उसके बाद उन दोनों के फोटोज वायरल हो गए थे। और वो आज एक्ट्रेस उसकी दादी के पास गई और उसने कहा कि वह प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप हर्षवर्धन है। यहां तक कि उसके पास एक फेक मेडिकल रिपोर्ट भी थी और उन दोनों की कई सारी तस्वीरें भी थीं। उसकी दादी इस बात पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन अगर यह सच होता तो इस बात से वह बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके पोते हर्षवर्धन के पास आज तक कोई लड़की नहीं थी और उनको तो लग रहा था हर्षवर्धन कहीं लड़कों को तो पसंद नहीं करता। इसीलिए वह अक्सर उसके लिए ब्लाइंड डेट भी अरेंज किया करती थी। और उसके पास जो लड़की खड़ी थी, उसका नाम तानिया वर्मा था और वह एक एक्ट्रेस है। हालांकि मीनल देवी को लग रहा था यह लड़की काफी सुशील और अच्छी है और वह उसके पोते हर्षवर्धन के लिए एकदम ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन जानता था कि यह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और इस लड़की को उसके चाचा ने उसकी जिंदगी में आने के लिए अपॉइंट किया है, जो उससे नफरत करते हैं और जो हर्षवर्धन की प्रॉपर्टी पर नजर रखकर बैठे हुए हैं। मीनल देवी आते ही हर्षवर्धन से कहती है, क्या यह बात सच है? हर्षवर्धन अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी दादी मीनल देवी से पूछता है, क्या हुआ दादी मां, आप किस बारे में कह रही हैं और आप था क्या कर रही है? अगर कुछ काम है तो मुझे फोन कर लिया होता। उसकी दादी गुस्से में हर्षवर्धन से कहती है, यही कि तुम तानिया से प्यार करते हो और यहां तक कि तानिया तो प्रेग्नेंट भी हैं। यह सुनकर तो हर्षवर्धन थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी नहीं बदलते और वह अपनी दादी की ओर देखकर कहता है, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसकी दादी वह सारे प्रूफ दिखाती है और कहती है, तो ये सब कुछ क्या है? हर्षवर्धन उस लड़की की ओर देखता है और कहता है, मुझे तो इसका नाम तक नहीं पता। तो प्यार और बच्चे का तो बहुत दूर की बात है दादी मां। उसकी दादी हर्षवर्धन से कहती हैं, क्या कह रहे हो तुम? मैंने ही तुम्हें इसे मिलवाया था। यह हमारे ही पड़ोस में रहती है। हालांकि इस सारे ड्रामे के बारे में हर्षवर्धन को कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह पहले से प्रीपेड नहीं था। और तभी उसकी दादी कहती है, मैंने वकील को बुला लिया है। अगर वाकई में यह तुम्हारा बच्चा है तो तुम आज ही तानिया से शादी कर रहे हो और इस बारे में मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तानिया बेचारा सा मुंह बनाकर मीनल देवी से कहती है, नहीं दादी मां, अगर हर्षवर्धन मुझसे शादी नहीं करना चाहता तो आप उसे फोर्स ना करें। यह सुनकर तो हर्षवर्धन की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह तानिया की ओर घूर कर देखता है और कहता है, क्या सच में यह मेरा ही बच्चा है? तानिया कहती हैं, हां, यह तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन मैंने तो तुम्हें कभी छुआ भी नहीं, तो फिर यह बच्चा मेरा कैसे हो सकता है?
तभी पानी अवश्य कहती है, उस दिन तुम नशे में थे और तुम्हें इस बारे में कुछ भ्याड़ नहीं है। उसके बाद पानी है उन दोनों की एडिट की हुई कुछ तस्वीरें दिखाती है और हर्षवर्धन से कहती है, यह रहा, फिर तुम खुद देख लो अपनी आंखों से। कुछ सोचते हुए हर्षवर्धन अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए कहता है, ठीक है, तो हम डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। यह सुनकर तानिया हल्की सी डर जाती हैं, लेकिन दुखी होते हुए मीनल देवी का हाथ पकड़कर कहती हैं, नहीं दादी माँ, मैंने कहा था ना कि हर्षवर्धन ये शादी के लिए हाँ नहीं करेगा, और मैं यह नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को यह पता चले कि उसके पापा उस पर शक कर रहे थे कि वह उसका बेटा है या नहीं है। इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। मीनल देवी तानिया को एक अच्छी लड़की समझ रही थी, क्योंकि वह काफी वक्त से उसे जानती थी। इतना ही नहीं, वह तो उसके पड़ोस में तक रहने के लिए आ गई थी, और तानिया जानबूझकर मीनल देवी से टकरा जाती थी ताकि वह उसके नजदीक जा सके। तभी मीनल देवी हर्षवर्धन से कहती हैं, मैं कुछ नहीं जानती, तुम आज ही इसे शादी कर रहे हो। हर्षवर्धन कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी दादी उसे कसम देकर कहती है, यह बात फाइनल है, तुम आज ही शादी कर रहे हो। इस वक्त हर्षवर्धन खुद को मजबूर समझता है। अभी वो अपनी दादी से कुछ और बोल ही पाता। तभी ऑफिस का दरवाजा खुलता है और सामने से एक प्यारी सी आवाज आती है। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर कहती है, सरप्राइज, और जाकर हर्षवर्धन को गले लगाकर उसके गाल पर एक किस करती है। यह देखकर तो हर्षवर्धन, मीनल देवी और तानिया तीनों ही सोक्ड होकर उस लड़की की ओर देखते हैं। यहां तक कि कमरे में खड़ा हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत भी आंखें फाड़कर उस लड़की की ओर ही देख रहा था। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अनाया ही थी। अनाया हर्षवर्धन से कहती है, हर्ष, मैंने तुमसे सुबह फोन पर कहा था ना, आज मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हर्षवर्धन अभी भी छोकर अनाया की ओर ही देख रहा था। आज तक किसी ने भी हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं देखे थे, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर सॉफ्ट एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। हालांकि हर्षवर्धन अनाया को जानता नहीं था, लेकिन फिर भी वह अनाया से काफी अट्रैक्ट हो रहा था। अनाया अपना गेटअप चेंज, हुलिया बदलना कर चुकी थी। उसने एक बहुत प्यारी सी साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल खुले रखे हुए थे, और वह देखने में एकदम संस्कारी बहू लग रही थी। अनाया ने साड़ी इसलिए पहनी थी कि उसने एक बार सीमा आंटी के मुंह से सुना था कि उसकी सास को साड़ी पहनने वाली लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। इसीलिए अनया ने फ्लाइट से उतरते ही साड़ी पहन ली थी। हर्षवर्धन थोड़ी देर तो अनाया को देखता ही रह जाता है, क्योंकि अनाया लग ही इतनी प्यारी रही थी शादी में। एकदम गोरा चेहरा, ऊपर से कमर तक खुले बाल और पहनी हुई सिल्की की साड़ी, और साड़ी से बाहर जा रहा उसकी कमर का वो तिल और उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर एकदम मासूम भाव। हर्षवर्धन अनाया की कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई। इतना बोलकर हर्षवर्धन अनाया की एक्टिंग में साथ देता है, क्योंकि वह भी तानिया से छुटकारा पाना चाहता था, वरना आज उसकी दादी उसकी शादी तानिया से करवाकर ही दम लेगी। तभी अनाया पीछे मुड़ती है और पीछे मीनल देवी को देखती है, तो वह तुरंत हर्षवर्धन से दूर हो जाती है और हर्षवर्धन को डांटने के अंदाज में कहती है, हर्ष, तुमने बताया नहीं कि दादी मां भी यहां पर आने वाली है। यह सुनकर दो मीनल देवी और ज्यादा चौंक जाती है और वह अनाया से पूछती है, क्या तुम मुझे जानती हो? अनाया कहती है, बिल्कुल दादी मां, मैं आपको जानती हूं। हर्षवर्धन आपक बारे में अक्सर बातें करते हैं। यह सुनकर तो मीनल देवी चौंक कर हर्षवर्धन की ओर देखती है, और उधर हर्षवर्धन का हाल भी थोड़ा सा बेहार था, क्योंकि वह डर रहा था कि अगर उसकी दादी ने इस लड़की को कुछ और सवाल पूछ लिए और इसे उसके जवाब सही सही नहीं आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी अनाया आगे बढ़कर मीनल देवी के पैर छू लेती है और कहती है, मेरा नाम अनाया कपूर है दादी मां, और मैं हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड हूं। मुझे पता है हर्षवर्धन ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूं। यह सुनकर तो हर्षवर्धन भी चौंक जाता है, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे के भाव छुपाता है। मीनल देवी अपनी शक भरी निगाहों से हर्षवर्धन और अनाया की ओर देखते हुए पूछती हैं,
क्या सच में हर्षवर्धन से तुम प्यार करती हो? अनाया बड़ी मासूमियत से हाँ बा में अपना सिर हिला देती है। लेकिन मीनल देवी अभी भी अनाया से सवाल पूछती हैं, तुम दोनों कब से एक दूसरे से प्यार कर रहे हो? अनाया कॉन्फिडेंस से कहती है, पिछले 2 सालों से दादी माँ। यह सुनकर तो मीनल देवी और हर्षवर्धन दोनों चौंक जाते हैं। फिर दादी माँ अनाया से पूछती हैं, हर्षवर्धन ने कभी बताया नहीं तुम्हारे बारे में? अनाया मुस्कुराकर कहती है, भले ही आपको मेरे बारे में ना पता हो, लेकिन मैंने आपके बारे में हर्षवर्धन से बहुत सारी बातें सुनी हैं। यह सुनकर तो दादी माँ खुश होते हुए अनाया से पूछती हैं, क्या बताता था हर्षवर्धन मेरे बारे में तुम्हें? अनाया अपनी बातों में एक्साइटमेंट दिखाते हुए दादी माँ से कहती हैं, सबसे पहले आपको फ्लावर्स का बहुत शौक है, यहां तक कि आपको बाहर आने वाली खास तरह की चाइनीज चाय का काफी शौक है। और इतना ही नहीं, आपको एंटीक चीजें कलेक्ट करने का भी बहुत ज्यादा शौक है और आपको खाने में स्वीट चीजें पसंद है। लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल और हाई शुगर की वजह से आप खा नहीं पाते। इसी की वजह से आप अक्सर अपना कुक रसोइया बदल देती है। इतना बोलकर वह दादी माँ के नजदीक जाकर दादी माँ से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए एक खास तरह की रेसिपी भी लाई हूं। और फिर वो मुस्कुराकर कहती है, इस बार तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी खास एंटीक पेंटिंग्स भी लाई हूं। ये सब कुछ सुनकर तो मीनल देवी खुश हो जाती हैं। इतना बोलकर वह कोने में खड़े सेक्रेटरी रजत से कहती है, सेक्रेटरी रजत, आप ऑफिस के बाहर रखा हुआ पार्सल क्या अंदर ला सकते हैं? उसमें दादी माँ के लिए पेंटिंग्स हैं। थोड़ी देर तो सेक्रेटरी रजत ऐसे ही अनाया को घूर कर देखते हैं। फिर वह अपने बॉस हर्षवर्धन की ओर देखता है। हर्षवर्धन उसे अनाया की बात मानने के लिए इशारा करता है। उसके बाद सेक्रेटरी रजत तुरंत बाहर चला जाता है। मिनल देवी अनाया के सिर पर हाथ रखकर कहती है, तुम वाकई में मेरे हर्षवर्धन की ही गर्लफ्रेंड हो सकती हो, क्योंकि इतना सब कुछ तो मुझे भी खुद के बारे में याद नहीं होगा जितना सब कुछ तुम्हें पता है मेरे बारे में। दूसरी ओर बैठा हुआ हर्षवर्धन भी यही सब कुछ सोच रहा था कि इस लड़की को मेरी दादी के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, क्योंकि इसमें से कुछ बातें तो वह खुद भी नहीं जानता था अपनी दादी के बारे में। लेकिन अभी तानिया यही बैठी हुई थी। जब से अनाया इस कमरे में आई थी, तब से ही अपने दिल में अनाया को कोस रही थी और नफरत से अनाया की ओर देख रही थी। वह मन ही मन सोचती है, यह लड़की अचानक कहां से आ गई और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। यहां तक इस लड़की के बारे में मैंने तो कभी सुना भी नहीं है। फिर तानिया अपनी रोने की एक्टिंग करते हुए मीनल देवी से पूछती है, अब मेरे बच्चे का क्या होगा दादी मां? कौन इसका ध्यान रखेगा? इतना बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। यह सुनकर तो मीनल देवी के चेहरे पर भी थोड़ी सी शिकन आ जाती है। क्या अनाया बचा पाएगी हर्षवर्धन को तानिया के बुरे इरादों से? क्या होगा आगे हर्षवर्धन और अनाया की जिंदगी में? और क्या मीनल देवी किसे अपनाएगी हर्षवर्धन की जिंदगी में? तानिया को इतना रोते हुए देखकर मीनल देवी थोड़ी परेशान होकर हर्षवर्धन और अनाया की ओर देखती है। तभी अनाया अपनी मासूम आवाज में मीनल देवी से पूछती है, ये लड़की कौन है दादी मां? मीनल देवी कुछ कहने से हिचकिचा रही थी। तभी तानिया बोलती हैं, मैं हर्षवर्धन से प्यार करती हूं और वह भी मुझसे प्यार करता है। और इतना ही नहीं, मैं प्रेग्नेंट भी हूं। तानिया को लगा था यह सब कुछ कहने से अनाया हर्षवर्धन से झगड़कर वहां से चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। यह सुनकर तो अनाया एकदम चौंकने की एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या तुम झूठ बोल रही हो? हर्षवर्धन पिछले 2 सालों से तो मुझसे ही प्यार करता है और मैंने तो कभी तुम्हारा जिक्र उसके पास नहीं सुना है। यह सुनकर तानिया रोते हुए कहती हैं, तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम डॉक्टर के पास कंफर्म करवा सकती हो, लेकिन अगर हर्षवर्धन तुमसे प्यार करता है तो मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चे को लेकर यहां से चली जाऊंगी। तानिया यह सब कुछ जानबूझकर बोल रही थीं ताकि वह मीनल देवी के सामने अनाया को बुरा साबित कर सके। अनाया भी तानिया का दिमाग पड़ चुकी थी। वह मन ही मन मुस्कुराती है। फिर तानिया से अपनी मासूम सी आवाज में पूछती है, क्या सच में यह बच्चा तुम्हारा और हर्षवर्धन का है? तानिया कॉन्फिडेंस विश्वास से कहती है, बिल्कुल ये हम दोनों का ही बच्चा है।
तभी अनाया उसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या बताया तुमने? तानिया थोड़ा इतराते हुए कहती है, मेरा नाम तानिया वर्मा है और मैं एक फेमस मॉडल हूं। तभी अनाया कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहती है, मैंने यह नाम सुना है। तानिया थोड़े घमंड से कहती हैं, सुना ही होगा क्योंकि मैं काफी फेमस मॉडल हूं और अब तो मैं एक्टिंग भी शुरू कर रही हूं, तो अब मैं फेमस एक्ट्रेस भी बन जाऊंगी। तभी अनाया कुछ सोचकर कहती है, हां, मैंने तुम्हारा नाम एयरपोर्ट पर सुना था। तुम्हारे बारे में न्यूज आ रही थी कि तुम कई सारे लड़कों के साथ सो रही हो और तुम्हारी काफी सारी फोटोज भी न्यूज में आ रही थीं। ये सुनते ही तानिया अपने असली रंग में आ जाती हैं और गुस्सा में कहती है, क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो। इतना बोलकर वह अनाया पर हाथ उठाने ही वाली थी कि हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, खबरदार, ऐसा कुछ किया तो। तभी अनाया अपनी मासूम सी शक्ल में कहती है, मैं सच कह रही हूं, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूं, तो फिर मैं तुम्हें बदनाम क्यों करूंगी? और मैं तो अभी अभी इंडिया लौटी हूं। मैंने तुम्हारी न्यूज एयरपोर्ट पर ही देखी थी, इसीलिए मुझे याद आ गया। यह सुनकर मीनल देवी को भी अनाया की बातें जेन्युइन, सच्ची लगती है और फिर वह उसे पूछती है, तुम अभी अभी एयरपोर्ट से लौटी हो? अनाया कहती है, हां दादी मां, मैं फॉरेन में आर्ट और क्राफ्ट की पढ़ाई कर रही हूं और इसीलिए मैं फॉरेन में थी। मैं आज ही हर्षवर्धन को सरप्राइज देने के लिए इंडिया लौटी हूं और सबसे पहले यहीं पर आई हूं। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो नीचे कार में मेरा सामान देख सकते हैं। यह सुनकर तो हर्षवर्धन भी थोड़ा चौंक जाता है कि यह अभी अभी इंडिया लौटी है और सीधे ही मेरे पास आ गई, जबकि मैं तो उसे जानता भी नहीं। तभी पास में रखा हुआ रिमोट उठाकर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत मिश्रा टीवी में न्यूज चैनल शुरू कर देता है और वाकई में वहां पर तानिया वर्मा के कई सारे स्कैंडल चल रहे थे। इतना ही नहीं, तानिया की एजेंसी कंपनी भी उसे अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुकी थी और उसे एजेंसी कंपनी से बाहर निकल चुकी थी। यहां तक कि तानिया के नाम का पुलिस वारंट भी निकल चुका था क्योंकि वह कुछ ड्रग पार्टीज में भी इन्वॉल्व थी। ये सब कुछ देखकर तानिया चौंक जाती है और हर्षवर्धन से गुस्से में कहती है, ये सब कुछ तुमने ही किया है, मुझे बदनाम करने के लिए, ताकि तुम्हें मेरे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े। अगर तुम्हें मेरे बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मुझे ऐसे भी बता सकते थे। तुम्हें मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर वह हर्षवर्धन को गुस्से में धक्का मारने के लिए हाथ ऊपर करती है। अनाया उसका हाथ पकड़कर उसकी नाब्स चेक करती है और तानिया की ओर घूर कर देखते हुए कहती है, जरेनिया मीनल देवी के चौंक कर तानिया की ओर देखती है और तानिया के चेहरे के उड़े हुए भाव देख उन्हें भी अब तानिया पर शक हो रहा था। ये सुनते ही तानिया चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वाकई में प्रेग्नेंट हूं। अनाया उसका हाथ वापस पकड़कर उसकी नव चेक करते हुए कहती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट थी। इतना ही नहीं, तुमने खुद अपना अबॉर्शन करवाया है, तुम्हारा बच्चा गिरा नहीं है। यह सुनकर तो तानिया चौंक जाती हैं और उसके मुंह से गलती से निकल जाता है, तुम्हें कैसे पता? यह सुनते ही हर्षवर्धन और मीनल देवी घूर कर तानिया की ओर देखते हैं और तानिया को अभी समझ आ जाता है उसकी मुंह से गलती से क्या निकल गया, तो वह अपनी बात संभालते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की झूठ बोल रही है। तभी अनाया कहती है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? तो फिर चलो लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर सीतल से बात करके पूछ लेते हैं, जो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है और एक जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट। डॉक्टर सीतल का नाम सुनकर ही उसकी आंखों के रंग बदल गया था। यह देखकर हर्षवर्धन और मीनल देवी दोनों समझ गए थे कि अनाया यह सच बोल रही है। तभी उन लोगों के कानों में अनाया की आवाज पड़ती है और अनाया तानिया से कह रही थी, तुमने हाल ही में अबॉर्शन करवाया है और उसी की वजह से तुम्हारे बॉडी में ब्लड की कमी है, जो तुम्हारी रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट बाहर वायरल हो रही है उसमें। और अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो हम तुम्हारी मेडिकल चेकअप वापस भी करवा सकते हैं। यह सुनते ही तानिया डर जाती हैं और कहती है, नहीं, ऐसा कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वह कहती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो समझ गई थी कि उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए वो वहां से भागने की कोशिश करती है
तभी हर्षवर्धन अपने सेक्रेटरी की ओर इशारा करता है और कहता है कि पकड़ लो इसे और यहां से लेकर चले जाओ। उसका सेक्रेटरी तुरंत उसकी बात मान लेता है। अभी वो तानिया को लेकर वापस जा ही रहा था कि तानिया चिल्लाकर कहती है, तुम पछताओगे हर्षवर्धन इस बात के लिए। तुम्हें क्या लगता है ये लड़की कौन है और वो तुमसे सच में प्यार करती है? ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो एक नहीं देते हुए कहती है, ये लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे ही है। अपनी इंसल्ट सुनकर अनाया उसके नजदीक जाती है और उसके कान में धीमे से कहती है, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे के असली बाप कौन ये पता चले कि उसे बिना बताइए तुमने उसका बच्चा गिरा दिया है, तो तुम यहां से चुपचाप चली जाओ। ये सुनते ही तानिया के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। फिर अनाया एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ तानिया के कान में कहती है, गैंगस्टर जितेंद्र मल्हार वही है ना उसका बाप। ये सुनते ही तानिया के चेहरे पर एक पसीने की बूंद उभर आई थी और वह धीमे से अनाया से पूछती है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? अनाया कहती है, बिना किसी ड्रामे के इस शहर से गायब हो जाओ। और हां, जिसने तुम्हें यह काम करने के लिए भेजा है वहां जाकर रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, वरना अगर मैं तुम्हारे बारे में इतना सब कुछ पता कर सकती हूं तो तुम जानती हो मैं तुम्हारे बारे में और क्या क्या जानती होगी। इतना बोलकर अनाया मुस्कुराकर उसे दूर हो जाती है और तानिया को आश्वासन देने लगती है। उन दोनों के बीच जो कुछ भी बात हुई वह ना ही हर्षवर्धन ने सुनी थी और ना ही मीनल देवी ने सुनी थी, लेकिन यह सारी बातें हर्षवर्धन का सेक्रेटरी रजत सुन रहा था, क्योंकि वह तानिया को पकड़कर खड़ा था। अनाया की इन बातों से उसके भी होश उड़े हुए थे और यह बात हर्षवर्धन उसके चेहरे के भाव से पहचान चुका था। तभी कमरे का दरवाजा वापस खुलता है और वहां पर मीनल देवी का बुलाया हुआ लॉयर शादी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। मीना देवी उसे देखकर खुश होती है और हर्षवर्धन से कहती है, अब जब तुम किसी से प्यार करते हो तो मैं चाहती हूं तुम आज ही शादी कर लो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम वापस अपनी बात से मुकर जाओगे और पता नहीं वापस कब शादी करोगे। ये सुनते ही अनाया और हर्षवर्धन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अनाया भी यहां पर सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन की मदद करने के लिए आई थी, वह कोई उसे शादी करने के लिए नहीं आई थी। तभी अनाया मीनल देने की बात काटते हुए कहती है, दादी मां, शादी की इतनी जल्दी क्या है? हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी तो मेरे परिवार वालों को भी हम दोनों के बारे में नहीं पता है और मेरी स्टडी भी अभी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। दादी मां अनाया की बात काटते हुए कहती है, भले ही तुम ग्रैंड वेडिंग बाद में करो, लेकिन मैं चाहती हूं तुम दोनों रजिस्टर मैरिज तो आज ही कर लो, ताकि और कोई लड़की मेरे पोते के पीछे ना पड़े और मुझे भी एक प्यारी सी पोता बहू मिल जाए जो मेरे इस पागल पोते को संभाल सके। इतना बोलकर दादी मां लॉयर से कहती हैं, फॉर्म भर लो, शादी होगी हर्षवर्धन और अनाया की। लॉयर उनकी बातें सुनकर शादी के सर्टिफिकेट में सारी डिटेल भरने लगता है और हर्षवर्धन और अनाया की ओर दे देता है सिग्नेचर करने के लिए। हर्षवर्धन आखिरी कोशिश करते हुए अपनी दादी से कहता है, दादी मां, क्या आप सच में हम दोनों की शादी अभी करवा रही हैं? दादी मां अपनी आवाज भारी करते हुए और ऑर्डर देते हुए कहती हैं, बिल्कुल अभी ही होगी। कोई रास्ता ना होते हुए अनाया और हर्षवर्धन दोनों ही उस पेपर पर साइन कर देते हैं। फिर लॉयर कहता है, आप दोनों यहां पर खड़े हो जाएं और एक दूसरे को अंगूठियां पहना दें। वह 2 अंगूठियां भी उन दोनों को दे देता है। हर्षवर्धन कहता है, यह क्या है दादी मां? दादी मां कहती हैं, मैंने यह पहले ही तुम्हारी और तुम्हारी होने वाली वाइफ के लिए बनवा कर रखी थी। फिर वह दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और दादी मां वहां खड़े हर्षवर्धन के सेक्रेटरी रजत से कहती हैं, इन दोनों की कुछ तस्वीरें खींच लो और मुझे भेज दो। क्या यह अनजाने में हुई शादी हर्षवर्धन और अनाया की जिंदगी में कोई बदलाव लाएगी? और क्या हर्षवर्धन और अनाया इस शादी को निभाएंगे और एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे? तभी लॉयर कहता है, मुझे भी आप दोनों की एक साथ में तस्वीर इस फोन में लगाने के लिए चाहिए। हर्षवर्धन और अनाया बिना किसी एक्सप्रेशन के तस्वीरें खिंचवाते हैं और लॉयर और सेक्रेटरी वहां से चला जाता है। दादी मां कहती हैं, आज ही तुम दोनों की शादी हुई है, तो मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए यह गिफ्ट है।
और वह एक होटल के स्वीट में हनीमून पैकेज गिफ्ट उसे देती ही अनाया थोड़ा अजीब फील करती है, लेकिन वह दादी माँ के हाथ से वो लिफाफा ले लेती है। फिर वह दादी माँ से कहती है, दादी माँ, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? ये सुनकर दादी माँ उसके सिर पर हाथ रखते कहती हैं, जी बिल्कुल बेटा, बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें। अनाया कहती है, जब तक मेरे परिवार को इसके बारे में पता ना चले जाए और जब तक हम दोनों अपने रिलेशन को पब्लिक करने के लिए कंफर्टेबल ना हो जाए, क्या आप तब तक इस बात को छुपा सकती हैं कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? दादी माँ शरारत करते हुए अनाया से कहती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। अनाया कहती है, अब जो कहेगी मैं आपकी बात मानूंगी दादी माँ। दादी माँ कहती हैं, तुमने कहा तुम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की पढ़ाई कर रही थी, तो तुम्हें पेंटिंग्स बहुत अच्छी आती होगी। अनाया कहती है, हां दादी माँ आती है। दादी माँ एक्साइटमेंट में कहती है, तो फिर तुम मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओगी? अनाया मुस्कुराकर कहती है, दादी माँ, मेरा प्रोफेशन पेंटिंग करना ही है, क्योंकि मैं एक पेंटर हूं और आपकी विश तो मैं अभी पूरी कर सकती हूं। इतना बोलकर जो रजत बाहर से पेंटिंग लाया था वह खड़ी होकर अनाया दादी माँ को देती है और कहती है, यह रही मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग, जो आपको चाहिए थी। दादी माँ वह पेंटिंग खोलकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और चौंक कर अनाया से पूछती है, क्या ये तुम ही हो? दादी माँ को इतना चौंका देख हर्षवर्धन भी पेंटिंग की ओर आ जाता है और पेंटिंग पर लगा हुआ पेंटर का नाम देख हर्षवर्धन भी चौंक कर अनाया से पूछता है, क्या तुम ही पेंटर नाट बी हो? अनाया हां में सिर हिला देती है और फिर दादी माँ से कहती हैं, क्या अब तो आप मेरी बात मानेगी? दादी माँ कहती हैं, ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। जब तक तुम कंफर्टेबल ना हो जाओ और तुम्हारा करियर पूरी तरह से एस्टेब्लिश ना हो जाए, तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि तुम्हारी और हर्षवर्धन की शादी हुई है। और फिर वह हर्षवर्धन का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में अनाया का हाथ देते हुए कहती है, अनाया बिटिया का ख्याल रखना, यह बहुत प्यारी बच्ची है। इतना बोलकर वहां से चली जाती है। मीनल देवी के उस ऑफिस से जाते ही हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं और हर्षवर्धन जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अनाया को अपने सामने रखी हुई चेयर पर बैठने का इशारा करता है। उन दोनों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह और दोनों में कोई भी जगजीत आए हों। अनाया को थोड़ी देर पहले जो बच्चे जैसी हरकतें कर रही थीं, अब उसे बिल्कुल विपरीत वह अपनी असली कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में वापस आ चुकी थी और एकदम स्टाइल से जाकर सामने चेयर पर बैठ जाती है और बैठकर किसी को कॉल करके कहती है, ऊपर आ जाओ। हर्षवर्धन अनाया से पूछता है, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? तभी अनाया उसे कहती है, पहले अपने सेक्रेटरी से कहो नीचे एक लड़की खड़ी है, उसे ऊपर ले आए। हर्षवर्धन अपनी सेक्रेटरी रजत को अंदर बुलाता है और उसे उस लड़की को लाने के लिए कहता है। फिर वह अनाया की ओर देखते हुए कहता है, अब मेरे सवाल का जवाब दो। अनाया कहती है, मेरा नाम अनाया कपूर है। हर्षवर्धन कहता है, वह बाद में जानता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझे यह बताओ कि तुम यहां क्या कर रही हो और तुमने मुझसे शादी क्यों की? अनाया कहती है, मैं कोई यहां तुमसे शादी करने के लिए नहीं आई थी। मैं तो सिर्फ तुम्हें उस मॉडल से बचाने के लिए आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी दादी हम दोनों की शादी ही करवा देंगे। हर्षवर्धन चेयर में पीछे की ओर टेक लगाते हुए कहता है, तो अब क्या चाहती हो कि तुम? फिर कुछ सोचते हुए कहता है, क्या तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो? अनाया उसी के अंदाज में उसी को पूछती है, बात यह नहीं है कि मैं क्या चाहती हूं, यहां पर बात यह हो रही है कि तुम क्या चाहते हो? हर्षवर्धन कहता है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती। कला कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे की आदत डाल लें, क्योंकि मेरे लिए सदी जिंदगी भर का कमिटमेंट है। यह सुनकर अनाया उसकी ओर देखती है। अनाया की उसकी आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी। वह उसकी मॉम की बताई हुई बात याद करती है।
उसकी मॉम अक्सर कहती थी कि जिंदगी में एक सही लाइफ पार्टनर का होना जरूरी है, तो जिंदगी काफी खूबसूरत अच्छी गुजरती है। हालांकि अपनी पिछली जिंदगी में इस बात में वो धोखा खा चुकी थी। इस जिंदगी में उसे एक मौका मिला था हर्षवर्धन को अपनी जिंदगी में चुनने का और उस पर यकीन करने का। अनाया कुछ सोचती है और मन ही मन डिसाइड करती है कि वह हर्षवर्धन को एक मौका देगी। फिर वह हर्षवर्धन से पूछती है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? हर्षवर्धन कहता है, तुमने पहले ही दादी से कह दिया है कि हम दोनों की शादी अनाउंस ना की जाए, तो हम दोनों के पास अभी वक्त है एक दूसरे को जानने का। मैं चाहता हूं हम दोनों एक दूसरे को समझे। अनाया कहती है, ठीक है। तभी दरवाजे के अंदर हर्षवर्धन का सेक्रेटरी और अनाया की असिस्टेंट आ जाती है। उन दोनों को अंदर आता देख अनाया और हर्षवर्धन से कहती है, यह मेरी सेक्रेटरी है रेशमा शर्मा। अगर तुम मुझे कभी कांटेक्ट ना कर पाऊं तो तुम इसे कांटेक्ट कर सकते हो। यह ज्यादातर मेरे साथ ही होती है। फिर वह अपनी सेक्रेटरी रेशमा की ओर देखकर कहती है, तुम अपना कांटेक्ट नंबर सेक्रेटरी रजत को दे दो। और फिर अनाया रेशमा से कहती है, आज से यह तुम्हारे सेकंड बॉस हैं। यह सुनते ही रेशमा आंखें फाड़कर अनाया की ओर देती है और फिर वह घूर कर हर्षवर्धन की ओर देखती है। हर्षवर्धन अनाया की ओर देखते हुए कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में और मेरे स्टाफ के बारे में सब कुछ जानती हो। अनाया कहती है, हां, मैं जानती हूं, और अब जब हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुम्हें भी मेरे बारे में सब कुछ जान ही जाओगे। हर्षवर्धन कहता है, हां, बिल्कुल जानना है। तभी अनाया की सेक्रेटरी रेशमा सॉफ्ट होकर अनाया की ओर देखती है और उसे कहती है, मैम, आपने शादी कर ली, वह भी इनसे। आपने कहा था आप सिर्फ यहां पर इनकी मदद करने के लिए आई है, और हम लोग तो कल ही वापस लौट रहे थे। अनाया कहती है, अब शेड्यूल बदल चुका है, पूरी टीम को यहीं पर बुला लो। आज से हमारा हेडक्वार्टर यहीं पर होगा। आज से हम सब कुछ मुंबई से ही डील करेंगे। उसकी सेक्रेटरी डरते हुए कहती है, लेकिन मैडम, अगर आप यहां रहीं तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा। ये बात आप भी जानती हैं। और फिर असिस्टेंट रेशमा अनाया की फिक्र करते हुए उसे कहती है, आप एक अजनबी के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रही है? यह सुनते ही अनाया की आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पास से एक मर्डरस ऑरा बाहर निकलने लगता है। वह गुस्से में पास में रखें टेबल पर अपना हाथ पटकती है और रेशमा की ओर देखती है। रेशमा अनाया का गुस्सा देख उसके सामने अपने घुटनों पर टिक जाती है और कहती है, सॉरी मैडम, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अनाया अपनी आंखों में गुस्सा भरकर अपनी सेक्रेटरी रेशमा की ओर देखकर कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूं? और ज्ञान रखना, मैंने अभी अभी क्या कहा। ये तुम्हारे सेकंड बॉस हैं, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से जानती हो। फिर वह उसे कहती है, क्या मैंने जो तैयारी करने के लिए कही थी वह हो गई? रेशमा अनाया को गुस्से में देखकर अपना सिर झुकाकर करती है, जी मैडम, हो गई। फिर रेशमा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। फिर अनाया खड़ी होकर जाते हुए हर्षवर्धन से कहती है, मैं जानती हूं तुम मेरे बारे में पता लगाओगे, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में और कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। तुम्हें जो कुछ भी जानना है तुम मुझे पूछ सकते हो। लेना, अभी मुझे जाना होगा, मेरा जाना जरूरी है। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगी। इतना बोलकर वो जाने लगती है। तभी हर्षवर्धन पीछे से कहता है, तुम भले अभी जा रही हो, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं कि शादीशुदा जोड़ा अलग रहे। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगी। इसे हम दोनों को एक दूसरे को जानने में आसानी होगी। अनाया कहती है, ठीक है, मुझे अपने घर का एड्रेस दे देना, मैं आ जाऊंगी। हर्षवर्धन कहता है, मुझे तुम अपनी लोकेशन भेज देना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर अनाया वहां से जाते हुए अपनी सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, तुम मेरा कार्ड सेक्रेटरी रजत को दे दो। और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। उनके जाते ही हर्षवर्धन सेक्रेटरी रजत सकता है, मुझे अनाया की सारी डिटेल चाहिए। सेक्रेटरी रजत है कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी हर्षवर्धन उसे यूज रोकते हुए पूछता है, अनाया ने तानिया से क्या कहा था जो तुम इतना चौंक गए थे? फिर सेक्रेटरी रजत जो कुछ भी अनाया ने तानिया से कहा था वह हर्षवर्धन को बता देता है।
यह सुनते ही वो थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, लगता है अनाया ने मेरे बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च की है, यहां तक कि उसे तान्या कि वह सारे सिगरेट भी पता दे जो हम लोगों को भी नहीं पता थे। सेक्रेटरी रजत कहता है, थोड़ी देर तो मैं मैडम को देखकर डर गया था। यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और फिर वो सेक्रेटरी रजत को वहां से जाने का इशारा कर देता है। पीछे बैठा हुआ हर्षवर्धन अनाया के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन उसे अनाया से कोई बुरी फीलिंग्स नहीं आ रही थीं और वह थोड़ा थोड़ा अनाया पर यकीन करने लगा था। दूसरी ओर कार में बैठी हुई अनाया अपनी सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, ध्यान रखना, आज जो गलती हुई वह कभी दोबारा ना हो। सेक्रेटरी रेशमा समझ गई कि वह किस बारे में बात कर रही है। वह सर झुकाकर कहती है, माफ करना मैडम, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। उसके बाद अनाया एक सुनसान घर के पास पहुंच जाती है और वहां उतर के अंदर चली जाती है। जाते हुए अनाया सेक्रेटरी रेशमा से कहती है, अब तुम चली जाओ यहां से, मुझे यहां से हर्षवर्धन पिक कर लेगा और आज से तुम भी यहीं पर रहोगी तो हमारे लिए इस इलाके में घर खरीद लो जहां पर हर्षवर्धन रहता है। क्या पता चलेगा हर्षवर्धन को अनाया के बारे में, और क्या हर्षवर्धन और अनाया एक दूसरे पर ऐसे ही यकीन कर पाएंगे। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।